आज क्लास 9th सिविक्स का पहला चैप्टर जिसका नाम है लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों, इस अध्याय को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इस अध्याय में स्पेशली जितना भी हम लोगों का क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन और शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन, उसको पढ़ेंगे। लॉन्ग नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आप लोगों का एग्जाम में लॉन्ग नहीं आने वाला है, ठीक है ना। हाँ, लेकिन कुछ ऐसा क्वेश्चन जो ज़रूरी है लॉन्ग के लिए और उसको लिखाना है तो उसको लिखाया जाएगा और उसको समझाया भी जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम लोगों का है कि लोकतंत्र क्या है। यदि हम लोकतंत्र के बारे में सबसे पहले बात करें कि लोकतंत्र आखिर है क्या, तो एक ऐसा देश जिसमें शासकों का चुनाव जनता द्वारा होता है उसे लोकतंत्र कहते हैं। मतलब हम लोग वैसे देश में कह सकते हैं या तो फिर देश का, किसी भी देश का ऐसा शासन व्यवस्था जिसमें सरकार को चुनने का अधिकार लोगों को ही है। मतलब उस देश में जो जो लोग रहते हैं वही लोग सरकार को चुनते हैं वोट दे करके, तो उस देश को हम लोग कहते हैं लोकतंत्र देश। ठीक है, या लोकतांत्रिक देश। आगे यदि हम लोग बात करें प्रश्न पर, तो सामान्यतः सरकार कितने प्रकार के होते हैं। यदि हम लोग बात करें सामान्यतः सरकार के बारे में, तो सरकार दो प्रकार के होते हैं। पहला है हम लोगों का लोकतांत्रिक सरकार और दूसरा है गैर लोकतांत्रिक सरकार। ठीक है, लोकतांत्रिक सरकार का मतलब अभी बताएं, जिसमें क्या होता है कि सरकार का चुनाव लोगों के द्वारा ही किया जाता है। मतलब उस देश में रहने वाले जो जनता है उसके द्वारा किया जाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं लोकतांत्रिक सरकार। दूसरा आता है हम लोगों का गैर लोकतांत्रिक सरकार। मतलब वैसा देश जहां पर सरकार का चुनाव जो है या शासकों का चुनाव लोगों के द्वारा नहीं किया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं गैर लोकतांत्रिक सरकार। ठीक है, जैसे यदि लोकतांत्रिक सरकार के बारे में बात करें तो जैसे हमारा भारत हो गया, जहां पर क्या होता है शासकों का चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो भारत हो गया एक लोकतांत्रिक देश। और यदि हम लोग गैर लोकतांत्रिक देश के बारे में बात करें तो जैसे कि हो गया सऊदी अरब, यहाँ पर जो है सरकार का चुनाव जो है वो लोगों द्वारा नहीं किया जाता है। या उत्तर कोरिया का बात करें तो यहाँ पर भी जो है लोगों के द्वारा शासकों का चुनाव नहीं किया जाता है। तो ऐसे देश में जो सरकार है उसको हम लोग गैर लोकतांत्रिक सरकार कहेंगे। ठीक है, और उस देश को हम लोग गैर लोकतांत्रिक देश कहेंगे। ठीक है, आगे हम लोगों का प्रश्न है कि हमें परिभाषा की आवश्यकता क्यों पड़ती है। जैसे कि हम लोग परिभाषित करते हैं ना, लोकतंत्र किसे कहते हैं या फिर और भी ऐसे, तो परिभाषा लिखते हैं उसका। आखिर परिभाषा की आवश्यकता हम लोगों को क्यों पड़ता है, हम लोग किसी चीज़ को परिभाषित क्यों करते हैं। तो इसमें बता जरा, हमें परिभाषा की आवश्यकता तब पड़ती है जब हमें किसी शब्द का उपयोग करने में परेशानी होती है। मतलब जब हम किसी चीज़ के बारे में बताते हैं तो यदि बताने में हम लोगों को असुविधा होती है या उसको बोलने में दिक्कत होती है, तो उस समय जो हम लोगों को परिभाषा का उपयोग करना पड़ता है। क्योंकि जब हम लोग किसी चीज़ को परिभाषित करते हैं तो उसके लिए जो अच्छा अच्छा शब्द होता है या उसके लिए जो हम लोग आसान आसान शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, तो वैसे शब्दों का उपयोग करना पड़ता है। अब यहाँ अच्छा अच्छा शब्द का मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख दे। ठीक है, उसका अर्थ का कुछ मतलब भी होना चाहिए। आगे यदि हम लोग बात करें प्रश्न पर, तो उसमें है हम लोगों का कि अब्राहम लिंकन कौन थे। अब्राहम लिंकन के बारे में यदि बात करें तो अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति थे। और यदि आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा में पूछा जाए कि अमेरिका में जितने भी राष्ट्रपति बने थे उसमें से कितने क्रमांक के या कितने नंबर के राष्ट्रपति थे, तो वे 16वें राष्ट्रपति थे। ठीक है, कौन? अब्राहम लिंकन। ठीक है, आगे हम लोगों का प्रश्न पूछा जा रहा है कि अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र को किस प्रकार परिभाषित किया। यदि हम लोग अब्राहम लिंकन के बारे में बात करें तो अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र को परिभाषित किया था आखिर किस प्रकार से। तो इसके आंसर में लिखाया गया है कि अब्राहम लिंकन के अनुसार लोगों के लिए, लोगों की और लोगों के द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था ही लोकतंत्र है। मतलब अब्राहम लिंकन का यदि परिभाषा के बारे में बात करें तो अब्राहम लिंकन कहते हैं कि लोकतंत्र क्या है, तो लोगों के लिए है और लोगों की है और लोगों के द्वारा ही चलने वाली शासन व्यवस्था को हम लोग लोकतंत्र कहते हैं। ऐसा परिभाषित किए हैं अब्राहम लिंकन ने। ठीक है, एक शब्द है हमारे पास डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी शब्द से, डेमोक्रेसी जो है वो किस शब्द से बना है और इसका क्या अर्थ है। यदि बात करें डेमोक्रेसी के बारे में तो ये किस शब्द से बना है और इसका अर्थ क्या है। तो डेमोक्रेसी यूनानी शब्द डेमोक्रेसिया से बना है। ठीक है, और यूनानी में यदि बात करें इसका शब्द का मतलब, तो डेमोस का अर्थ होता है लोग और क्रेसिया का अर्थ होता है शासन। मतलब यदि हम लोग इसका सिंपल यदि अर्थ को निकाले
तो इसका अर्थ होगा लोगों का शासन। ठीक है, दो शब्द क्या क्या है, तो पहला तो है हम लोगों का डेमोस, ठीक है, और दूसरा यदि बात करें तो वो है क्रेशिया। मतलब डेमोस और क्रेशिया ये दो शब्द से मिलकर के बना है क्या, लोकतंत्र। ठीक है, क्योंकि लोकतंत्र का यदि हम लोग बात करें अंग्रेजी में उसको डेमोक्रेसी के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है, एक सवाल है हम लोगों का कि पिनोसे कौन थे, तो पिनोसे जो थे वो चिले का एक तानाशाह था, तानाशाही शासक थे। ठीक है, तानाशाही का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा शासक जो अपना मनमर्जी करता है, वो किसी के बारे में सोचता नहीं है, या फिर वो जब कुछ काम करता है तो उसको रोकने वाला कोई होता नहीं है। तो ऐसे शासकों को हम लोग कहते हैं तानाशाही शासक। ठीक है, तो पिनोसे जो थे वो भी एक तानाशाही शासक थे, और वो चिले नाम के एक देश है, उस देश के वो तानाशाही शासक थे। ठीक है, सवाल है हम लोगों के पास कि लोकतंत्र को सबसे अच्छी शासन व्यवस्था क्यों माना जाता है। यदि हम लोकतंत्र के बारे में बात करें तो लोकतंत्र को मतलब जितने भी शासन व्यवस्था है उसमें से सबसे अच्छी शासन व्यवस्था जो है वो लोकतंत्र को माना जाता है। ऐसा क्या कारण है कि लोकतंत्र को जो है सबसे अच्छा शासन व्यवस्था माना जाता है, तो इसमें बताया जा रहा है लोकतंत्र को सबसे अच्छी शासन व्यवस्था कहा जाता है। इसके निम्नलिखित कारण है। क्या क्या कारण है, तो सबसे पहला कारण के बारे में यदि बात करें तो इसमें बताया जाए लोकतंत्र शासन व्यवस्था में शासन का चुनाव जनता द्वारा होता है। यहाँ शासन नहीं है, शासक होगा, आप लोग सुधार कर लोगे। ठीक है, यहाँ पर होगा आप लोगों का शासक, कि शासक का चुनाव जो है वो जनता द्वारा होता है। मतलब यदि इसके बारे में बात करें तो आप लोग तो वोट नहीं दे सकते हो। ठीक है ना, जिसका उम्र 18 वर्ष हो गया ये उससे ज़्यादा तो वोट दे सकता है, और वो अपने अनुसार किसी को भी वोट सकता है। मतलब उसको जिसको अच्छा लगेगा वो उसको शासक के रूप में चुन सकता है। ठीक है, लोकतंत्र का पहला खासियत यही है। दूसरा यदि हम लोग बात करें तो लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास ही होती है। यदि हम लोकतंत्र में बात करें तो लोकतंत्र में जो अंतिम शक्ति या अंतिम निर्णय लेने की शक्ति जो होती है, लोग जिसको वोट देकर के चुनते हैं उसी के पास होती है, वही अंतिम निर्णय ले सकता है। ठीक है, कि वास्तव में क्या करना है और क्या नहीं करना है। लोकतंत्र का यदि हम लोग बात करें तीसरा पॉइंट में, तो लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव के आधार पर ही हार जीत का फैसला करती है। अब लोकतंत्र में क्या होता है, स्वतंत्र चुनाव होता है। स्वतंत्र चुनाव मतलब ऐसा नहीं कि मोदी जी अभी चुनाव लड़ रहे हैं तो मोदी जी को बोला जाएगा कि आप चुनाव लड़िए, और बाकी यदि मान लेते हैं अरविंद केजरीवाल जी यदि चुनाव लड़ रहे हैं तो ऐसा बोला जाएगा कि आप चुनाव मत लड़िए। ऐसा नहीं होता है। इसमें निष्पक्ष होता है कि सरकार जो है किसी के पक्ष में ना रह करके, या चुनाव आयोग जो है जो चुनाव करवाती है वो किसी के पक्ष में ना रह करके चुनाव करवाती है, ताकि सभी को समान समान रूप से जो है मौका मिले चुनाव को जीतने का या फिर चुनाव को हारने का। वैसे चुनाव तो कोई हारना चाहेगा नहीं। ठीक है, फिर भी आगे यदि हम लोग बात करें इसमें तो हम लोगों को बताया जा रहा है कि लोकतंत्र शासन व्यवस्था में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार होती है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में यदि बात करें या लोकतंत्र शासन व्यवस्था में यदि बात करें तो इसमें जो होती है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार होती है। मतलब वो सभी व्यक्ति जिसका उम्र 18 वर्ष हो गया है या उससे ज़्यादा हो गया है, उन सभी को समान रूप से वोट देने का अधिकार प्राप्त है। किसमें, लोकतंत्र में। ठीक है, तो ये इतना सारा कारण है जिसके कारण हम लोग लोकतंत्र को जो है सबसे अच्छा शासन व्यवस्था मानते हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से आप क्या समझते हैं? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जिसके बारे में अभी आप लोगों को बताएं कि जब किसी देश में सभी वयस्कों को सामान्य रूप से या समान रूप से, यहाँ पर होगा समान रूप से मत देने का अधिकार दिया जाता है, उसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है। मतलब वैसा देश जिसमें जितने भी वयस्क लोग हैं, भारत में वैसे लोगों को वयस्क माना जाता है जिसका उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होता है। तो वैसे लोग जिसका उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक हो जाता है और उसको वोट देने का मतलब वोट देने का समान रूप से अधिकार दिया जाता है। मतलब सभी को, चाहे किसी भी जाति धर्म के हो या चाहे किसी भी लिंग के हो, चाहे लड़का हो लड़की हो या समलैंगिक हो, सभी को जब समान रूप से वोट देने का अधिकार दिया जाता है तो इसको कहते हैं हम लोग सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। ठीक है, आगे यदि हम लोग बात करें प्रश्न पर तो इसमें पूछा जा रहा है हम लोगों को कि भारत में कितने उम्र के लोगों को वयस्क माना जाता है। तो जैसे अभी अभी आप लोगों को बताएं कि भारत में 18 वर्ष या उससे अधिक वर्ष के लोगों को या आयु के लोगों को हम लोग जो है क्या कहते हैं, वयस्क मानते हैं। ठीक है, आगे यदि हम लोग प्रश्न पर आते हैं, इसमें पूछा जा रहा है पाकिस्तान में सैनिक तख्तापलट की अगुवाई कब की गई।
सैनिक तख्ता पलट। यहाँ पर तख्ता पलट का मतलब क्या होता है कि तख्ता मतलब है उसको उलट दिया तो ये तख्ता पलट हो गया? नहीं, तख्ता पलट का मतलब होता है कि जब कहीं पर कोई सरकार है, ठीक है, और उस सरकार को क्या कर दिया जाता है, हटा करके किसी दूसरे को सरकार बना दिया जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं तख्ता पलट। ठीक है, तो पाकिस्तान में यदि सैनिक तख्ता पलट की अगुवाई के बारे में बात करें तो ये हुआ था अक्टूबर 1999 ईस्वी को। ठीक है, कब हुआ था? अक्टूबर 1999 ईस्वी को। आगे यदि क्वेश्चन पर बात करें तो आगे क्वेश्चन हम लोगों का पूछा जा रहा है कि पाकिस्तान में सैनिक तख्ता पलट की अगुवाई किसके द्वारा किया गया। यदि बात करें पाकिस्तान में सैनिक तख्ता पलट की अगुवाई किसके द्वारा किया गया था, तो पाकिस्तान का जनरल परवेज मुशर्रफ जो थे, परवेज मुशर्रफ के द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे यदि हम लोग क्वेश्चन पर बात करें तो इसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि तख्ता पलट से आप क्या समझते हैं। तो अभी जैसे आप लोगों को हम तख्ता पलट के बारे में बताएं कि जब किसी शासक को उसके पद से हटाकर उसके स्थान पर किसी दूसरे को शासक बना दिया जाता है, उसे तख्ता पलट कहते हैं। मतलब कोई एक, अब मान लेते हैं राम और श्याम दो भाई है, दो भाई नहीं मतलब दो व्यक्ति है, राम है अभी राजा, ठीक है, और राम को हटा करके उसके बदले में हम यदि श्याम को राजा बना देते हैं तो इसको हम लोग कहेंगे तख्ता पलट। क्या समझ में आया? आगे यदि हम लोग बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तो इसमें पूछा जा रहा है कि परवेज मुशर्रफ ने जनरल जनमत संग्रह करवाकर कब कार्यकाल 5 वर्ष के लिए बढ़वा लिया। यदि जनमत संग्रह का बात किया जाए तो जनमत संग्रह का मतलब होता है जो लोग है, ठीक है, लोगों का मत मतलब वोट लेकर के। अब सभी लोगों का वोट लेकर के नहीं किया गया था, कुछ कुछ लोगों का वोट लेकर के ये किया गया था कि उन्होंने अपना कार्यकाल मतलब जो अपना समय है, शासन करने का जो समय है उसको बढ़वा लिया था। तो परवेज मुशर्रफ ने वर्ष 2002 में जो है अपना कार्यकाल को बढ़वा लिया था 5 साल के लिए। ठीक है, आगे हम लोगों का सवाल है कि परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान का संविधान कब बदल दिया। तो परवेज मुशर्रफ खुद शासक बनने के लिए उन्होंने क्या किया था, जो पाकिस्तान में संविधान बनाया गया था उस संविधान को ही बदल दिया था। और उस संविधान को कब बदला गया था, तो अगस्त 2002 को जो है संविधान को बदला गया था। ठीक है, आगे यदि क्वेश्चन पर हम लोग बात करें तो अगला क्वेश्चन हम लोगों का है कि परवेज मुशर्रफ द्वारा किस नियम द्वारा पाकिस्तान का संविधान बदला गया था। अब संविधान को बदला गया था तो कुछ तो ऐसा नियम होगा, तो वहां पर पाकिस्तान में एक नियम था संविधान में जिसका नाम था लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। ठीक है, तो लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के द्वारा जो है उन्होंने संविधान को क्या कर दिया था, बदल दिया था। ठीक है, आगे क्वेश्चन है हम लोगों का कि चीन के संसद को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो चीन के यदि संसद के बारे में बात करें तो इसका बड़ा विचित्र टाइप का नाम है, लेकिन फिर भी आप लोग चाइनीज नहीं हो हमको पता है, उसके बावजूद फिर भी आप लोगों को याद करना पड़ेगा। उनका नाम था कवांगुओ रेमिन दाइवियो दाहुई। ठीक है, यह था चीन के संसद का नाम। ठीक है, और यदि हम लोग बात करें हिंदी में तो हिंदी में इसको सिंपल बोला जाता है राष्ट्रीय जन संसद। ठीक है, हिंदी में इसको राष्ट्रीय जन संसद बोला जाता है। अब यदि आप लोग बोलोगे कि सर राष्ट्रीय जन संसद के नाम से यदि हम लोग याद रखेंगे और एग्जाम में यही लिखेंगे तो चलेगा, तो देखिए आप लोगों का ऑप्शन वाला रहता है। ठीक है, ऑप्शन में आप लोगों का ये जो चाइनीज नाम है कवांगुओ रेमिन दाहुई, तो ये वाला नाम भी आप लोगों का दे सकता है या फिर राष्ट्रीय जन संसद ये वाला भी दे सकता है। तो इसीलिए आप लोगों को दोनों नाम याद रखना पड़ेगा ताकि एग्जाम में कुछ भी आए आप लोग आराम से लिख सकते हो। ठीक है, अब आगे यदि प्रश्न पर बात करते हैं तो आगे का प्रश्न है हम लोगों का कि मैक्सिको में कितने वर्ष के अंतराल राष्ट्रपति का चुनाव होता है। यदि हम लोग मैक्सिको में बात करें तो मैक्सिको में 6 वर्ष के अंतराल में राष्ट्रपति का चुनाव होता है, मतलब 6 साल बाद जो है मैक्सिको में राष्ट्रपति का चुनाव होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है हम लोगों का कि सऊदी अरब में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब दिया गया। यदि सऊदी अरब में बात करें तो सऊदी अरब में महिलाओं को वोट देने का अधिकार वर्ष 2015 को दिया गया था। ठीक है, 2015 को दिया गया था। आगे यदि प्रश्न है हम लोगों का, यदि प्रश्न पर बात करें तो जिसमें कह रहा है कि जिम्बाब्वे अल्पसंख्यक गोरे के शासन से कब स्वतंत्र हुआ। जिम्बाब्वे नाम का जो देश है वो अल्पसंख्यक गोरे मतलब अंग्रेजों का यहाँ पर बात कर रहा है, तो उन लोगों से वे लोग कब स्वतंत्र हुए, कब आज़ाद हुए थे, तो 1980 ईस्वी का जो है वे लोग आज़ाद हुए थे। ठीक है, आगे हम लोगों का प्रश्न है कि जिम्बाब्वे में स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया। यदि बात करें जिम्बाब्वे में स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रपति के पद में चुना गया था रॉबर्ट मुगाबे को। ठीक है, रॉबर्ट मुगाबे को। आगे क्वेश्चन है कि रॉबर्ट मुगाबे को राष्ट्रपति के पद से कब हटा दिया गया, मतलब वो खुद नहीं हटा था, उसको हटा दिया गया था।
और कब हटा दिया गया था, तो वर्ष 2017 को हटा दिया गया था। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि चीन में अकाल कब पड़ा। तो चीन में अकाल के बारे में यदि बात करें, अकाल होता क्या है? अकाल का मतलब होता है कि जब किसी क्षेत्र में खाने पीने का जो सामान है उसकी कमी हो जाती है तो इसको हम लोग कहते हैं अकाल। तो चीन में जो है 1958 से 1961 के बीच जो है या उस दौरान जो है अकाल पड़ा हुआ था। ठीक है, मतलब 3 साल तक चीन में अकाल पड़ा था। आगे यदि क्वेश्चन पर आए तो इसमें पूछा जा रहा है कि चीन में अकाल के दौरान कितने लोगों की मृत्यु हुई थी। तो यदि चीन में अकाल के कारण बात किया जाए तो लगभग माना जाता है 3 करोड़ लोगों की मृत्यु हो गई थी। 3 करोड़ बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, और उस टाइम 3 करोड़ लोगों की मृत्यु हो गई थी सिर्फ अकाल से। अब बोलोगे सर अकाल से लोग कैसे मरेंगे? तो सिंपल सी बात है, अकाल के कारण लोगों को भोजन मिलेगा नहीं और भोजन की कमी से क्या होगा, धीरे धीरे वो मरने लगेंगे। और जब लोग भोजन की कमी से मरते हैं तो उस स्थिति को हम लोग कहते हैं भूखमरी। ठीक है, जब भूख से लोग मरने लगते हैं इसको हम लोग भूखमरी कहते हैं। ठीक है, आप लोगों के लिए कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे कि एमएलए का पूरा नाम क्या है। तो एमएलए का पूरा नाम होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, और दूसरा और एक है एमपी। एमपी का मतलब होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, ये दोनों जो है आप लोगों का एक्स्ट्रा में है, जो आपका किताब में है नहीं। आगे यदि बात करें प्रश्न पर, तो इसमें पूछा जा रहा है कि परवेज मुशर्रफ ने खुद को राष्ट्रपति कब घोषित किया। यदि परवेज मुशर्रफ के बारे में बात करें तो उन्होंने वर्ष 2001 में खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया था। ठीक है, आगे क्वेश्चन है हम लोगों का कि मैक्सिको को आज़ादी कब मिली। तो मैक्सिको को आज़ादी मिली थी 1930 ईस्वी को। ठीक है, 1930 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों की संख्या कितनी है। यदि संयुक्त राष्ट्र में यदि सदस्य देशों की संख्या के बारे में बात करें तो 1992 है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है हम लोगों के पास, सॉरी 1992 बोल रहे हैं, 192 होगा। ठीक है, 192, 1992 नहीं, 192। आगे प्रश्न है हमारे पास कि चीन में राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार किसे है। तो चीन में जो राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार सिर्फ एक ही पार्टी को है, वो है कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, देखो आप लोग आगे क्लास में पढ़ोगे दल वाला सिस्टम। दल मतलब पार्टी। कुछ देश ऐसा होता है जिसमें बहुत सारे दल होते हैं, बहुत सारे पार्टी होते हैं। तो जिस देश में बहुत सारे पार्टी होते हैं उसको हम लोग कहते हैं बहुदलीय व्यवस्था। ठीक है, और जिस देश में सिर्फ एक ही राजनीतिक दल होते हैं, एक ही राजनीतिक पार्टी होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं एक दलीय व्यवस्था। चाइना में यदि बात करें, चीन में बात करें तो यहाँ पर एक ही दलीय व्यवस्था है और यहाँ पर जो एक दल है उस पार्टी का नाम है कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, आगे क्वेश्चन है हम लोगों का कि यूएन का कौन सा अंग देशों के बीच शांति और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। तो यूएन के कौन सा अंग के बारे में, यूएन होता क्या है। यूएन का यदि पूरा नाम पर बात करें तो वो है यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन नाम का कोई देश नहीं है। यूनाइटेड नेशन जो है वो एक संस्था है, मतलब जिसमें बहुत सारे देशों के जो बड़े बड़े नेता लोग हैं वो उनको इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है, या देशों को इसमें शामिल किया जाता है जिनका मकसद बहुत सारा कामों के लिए होता है। स्पेशली पहला मकसद जो होता है सुरक्षा के लिए, जो देश होते हैं उनके सुरक्षा के लिए। तो यूएन का कौन सा अंग जो है देशों के बीच शांति और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है, तो सुरक्षा परिषद जो होते हैं ये इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, आगे यदि हम लोग प्रश्न पर बात करें तो इसमें पूछा जा रहा है कि चीन के सांसद के लिए कितने वर्षों में चुनाव होता है। तो चीन में यदि सांसदों के चुनाव के बारे में यदि बात करें तो वहाँ पर प्रत्येक 5 वर्षों में क्या होता है, चुनाव होता है। ठीक है, अब यदि मान लेते हैं आपको चुनाव लड़ना है तो चाइना में अलग सिस्टम है। चाइना में एक पार्टी है और उस पार्टी से आपको पहले परमिशन लेना होता है और उसके बाद फिर जाकर के आप चुनाव लड़ सकते हो, नहीं तो फिर चुनाव नहीं लड़ सकते हो। तो जैसे क्वेश्चन है कि चीन में चुनाव लड़ने से पहले किसकी मंजूरी लेनी पड़ती है। तो यदि चुनाव लड़ने से पहले यदि बात करें तो चीन में जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी है उससे परमिशन लेना पड़ता है, और यदि वो पार्टी यदि आपको परमिशन देती है तो फिर आप चुनाव लड़ सकते हो, और यदि वो परमिशन नहीं देती है तो फिर आप चुनाव नहीं लड़ सकते हो। ठीक है, आगे जैसे कि इस क्वेश्चन को हम बताएं कि मैक्सिको में कितने वर्षों में राष्ट्रपति चुनने के लिए चुनाव होता है। तो ये अभी आप लोगों को कुछ देर पहले हम बताए कि 6 वर्षों के लिए होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है हम लोगों के पास कि जिम्बाब्वे की मुक्ति के बाद, मतलब जिम्बाब्वे जब आज़ाद हुआ तो उसके बाद स्वतंत्रता संघर्ष की अगुवाई किसने की थी। तो यदि हम लोग जिम्बाब्वे का मुक्ति का बाद का बात करें तो स्वतंत्रता संघर्ष की अगुवाई जिन्होंने किया था उनका नाम था जानू पीएफ। ये एक पार्टी है। ठीक है, आगे है हम लोगों का
प्रश्न जिसमें बताया जा रहा है कि बाथ पार्टी किस देश से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग संबंधित को लिख लोगे। ठीक है, संबंधित यहाँ पर जो स्पेलिंग है वो छूट गया है। ठीक है, तो आप लोग अपना संबंधित को लिख लोगे। तो संबंधित था तो वो सीरिया से संबंधित था। ठीक है, आगे प्रश्न है हमारे पास कि किस देश में भारतीय मूल के नागरिकों का वोट का मूल्य वहाँ के मूल निवासियों से कम है। मतलब भारतीय लोग भी वोट देते हैं और वहाँ के मूल निवासी जो है वे लोग भी वोट देते हैं, तो भारतीयों का वोट का उतना ज़्यादा मूल्य वहाँ पर नहीं है। तो कौन सा देश है? तो फिजी नाम का जो देश है वहाँ पर ऐसा होता है। ठीक है, आगे प्रश्न पर आते हैं, तो जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि एस्टोनिया नामक देश में किस अल्पसंख्यक समाज को मतदान का अधिकार प्राप्त करने में मुश्किल होती है। एस्टोनिया नामक जो देश है तो उसमें जो है रूसी अल्पसंख्यक लोग हैं। अल्पसंख्यक किसको कहा जाता है, पहले इसको समझते हैं। ठीक है, अल्पसंख्यक का मतलब होता है कि जब किसी देश में किसी जाति या समुदाय की संख्या कम होती है तो उसको हम लोग कहते हैं अल्पसंख्यक। ठीक है, और जब किसी देश में किसी जाति या समुदाय की संख्या बहुत ज़्यादा होता है, मतलब बाकी जातियों की तुलना में ज़्यादा होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं बहुसंख्यक। ठीक है, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक समझ में आप लोगों को। ठीक है, तो रूसी अल्पसंख्यक जो थे उनको जो है वहाँ पर मतदान प्राप्त करने में मुश्किल होती थी। आगे यदि बात करें प्रश्न पर, तो इसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि मैक्सिको में 1930 से लेकर के 2000 ईस्वी तक कौन सी एक पार्टी चुनाव जीतती आ रही है। यहाँ पर बात करें तो है PRI नाम का जो पार्टी है, तो उनको जो है चुनाव वही सिर्फ जीतती है। अब बोलेगा सर PRI जो पार्टी है इसका पूरा नाम क्या है, तो इसका यदि हम लोग बात करें तो इसका पूरा नाम है इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। ये हिंदी में नाम है, आपका किताब में हिंदी में दिया है, तो ज़्यादातर संभावना है आप लोगों का वो हिंदी में ही देगी। ठीक है, और इस अध्याय के यदि हम लोग लास्ट प्रश्न पर बात करें तो है WTO का पूरा नाम क्या है। तो WTO का पूरा नाम होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, लेकिन हिंदी में इसका नाम आपका किताब में दिया है वो है विश्व व्यापार संगठन। तो ज़्यादातर संभावना है आप लोगों का जो है हिंदी में ही पूछा जाने का। ठीक है, तो ये चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट हो गया। तो आप लोग अब नेक्स्ट टेस्ट का तैयारी करोगे। ठीक है।